हेलो एवरीवन, आज हम ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम, जो 3 तरह की पेंशन स्कीम थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये तीनों स्कीम क्या है। ओपीएस एंड यूपीएस का मतलब होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि ये तीनों होते क्या हैं, इन तीनों के बीच का अंतर क्या है, और जो मेनली हमारा ये यूपीएस है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके कुछ फीचर्स वगैरह का भी बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों के बीच में हम डिफरेंस भी देखेंगे कि आखिर है क्या। तो अब तक जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो यूपीएस, एनपीएस एंड ओपीएस है, इसके बारे में हम देखेंगे कि बहुत टाइम से जो गवर्नमेंट से डिमांड की जा रही थी, न्यू पेंशन स्कीम पहले थी, मतलब उससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, तो न्यू पेंशन स्कीम बाद में आई इसके कंपैरिजन में ये, और अब इन दोनों के से सबसे अच्छा यूपीएस अभी आया है जो कि 24 अगस्त को आया था। तो एनपीएस के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय नहीं चाहते थे कि एनपीएस लगे, क्योंकि इसे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इस बहुत दिन से डिमांड चल रही थी कि या तो नई कोई पेंशन स्कीम आए या तो ओल्ड पेंशन स्कीम से वापस से शिफ्ट किया जाए। तो इसी तरह से जो डिमांड चल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए एक नया अभी पेंशन स्कीम आया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 24 अगस्त 2024 को आया था। लेकिन ये लागू होगा, हम बाद में देखेंगे वीडियो में कि कब लागू होगा। तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे थे इस न्यू पेंशन स्कीम में। अब हम देखेंगे कि इसीलिए नई पेंशन स्कीम आई। अब इस स्कीम के अंदर जो नई पेंशन स्कीम है, इसके अंदर जो 50% है एवरेज बेसिक स्केल पे, वो जो भी वो 12 मंथ लास्ट प्रायर उनका होगा टेन्योर, उसमें उनको मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर होगी, मतलब इतने लोगों को भी एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ अब हम देखेंगे अलग अलग पेंशन स्कीम्स, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में डिफरेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं हम ओल्ड पेंशन स्कीम में कि आखिर इसी की क्यों मांग की जा रही थी। तो इसके कुछ बेनिफिट्स थे जो एम्प्लॉय को मिलते थे, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% एम्प्लॉय की जो सैलरी थी लास्ट रिटायरमेंट में, वो पेंशन के तौर पे प्रोवाइड की जाती थी। साथ ही साथ इसमें जीपीएफ, आपने अगर जिनके घर में कोई गवर्नमेंट सर्विस हो और जो 2004 से पहले से हो, तो उनको ये जीपीएफ कटवाना पड़ता है। और ये जीपीएफ का फ़ायदा ये है कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तो अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि जीपीएफ में पैसे रखने से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको रिटर्न देती है। तो ये फ़ायदा था कि जीपीएफ में सैलरी आप कटवाते थे और रिटायरमेंट में आपको इसको इंटरेस्ट के साथ रिटायरमेंट के बाद आपको ये पैसे मिलते थे। और ये भी इसका फ़ायदा था कि अगर आप इन द पीरियड ऑफ सर्विस अगर जब भी चाहें आप जीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, आपको जो भी चीज़ें की ज़रूरत हो। साथ ही साथ जो ग्रेच्युटी अमाउंट है, अभी कई लोगों को पता नहीं होगा कि ग्रेच्युटी होती क्या है। तो किसी भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी प्राइवेट नौकरी में भी ग्रेच्युटी अमाउंट दी जाती है आफ्टर द कोई भी सर्विस कोई किया हो जिसने भी, अगर वो सर्विस की टाइम लिमिटेशंस होती हैं कि 25 साल होनी चाहिए या 15 साल या इतने साल, तो एज अ गिफ्ट ये ग्रेच्युटी अमाउंट देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। इसी को ग्रेच्युटी बोलते हैं। तो 20 लाख रुपए भी मिलते थे एज अ गिफ्ट, थैंक यू गिफ्ट कि आपने इतने दिन सर्विस किया। तो इसी को हम ग्रेच्युटी अमाउंट कहते हैं। और इसको ग्रेच्युटी अमाउंट को निकालने का फॉर्मूला भी होता है, तो इस पर हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। अब पेमेंट क्या होता था यूपीएस के अंदर कि गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी बिल से ही देती थी, डायरेक्ट गवर्नमेंट देती थी पेंशन को। इसमें से एम्प्लॉय को किसी भी तरह से अपनी खुद के सैलरी से कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आफ्टर द डेथ ऑफ अ एम्प्लॉय उसकी फैमिली को भी पेंशन्स रिसीव होती थी। तो ये तो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे हैं। साथ ही साथ इसमें कोई भी, अभी मैंने बताया, कोई भी सैलरी डिडक्ट नहीं होती है और डियरेंस अलाउंस भी मिलते थे ताकि जो भी इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट किया जा सके। तो ये सारे प्रोविजन थे ओल्ड पेंशन स्कीम में, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया वैसे एम्प्लॉय को जो 2004 के बाद से एम्प्लॉयमेंट में आए हैं। ख़त्म करके न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई और इसमें कहा गया कि 10% जो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है प्लस उनका डियरेंस अलाउंस, उससे 10% कट होगा, वो उनके पेंशन फंड में जाएगा। अब
कोई भी पहले जो पेंशन स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें तो फ़ायदे थे ना एम्प्लॉय के कि उनको किसी भी तरह की सैलरी नहीं कटवानी पड़ती थी, गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी बिल से पेंशन को देती थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में आपको अपना ये पेंशन फंड के लिए आपको 10% अमाउंट कटवाने पड़ते थे, और ये जो एनपीएस था इसको लिंक कर दिया गया है स्टॉक मार्केट से, और जो भी रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में मिलेगा ये मार्केट के फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करेगा। और यही आप इसके साथ साथ इसमें बोला गया कि इसको टैक्स प्रोविजन में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने इतना अमाउंट एनपीएस में कटवाया है अपनी बेसिक सैलरी का। लेकिन ये किसी भी तरह से रिस्क फ्री तो नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेंशन दिया जाता था आपके काम के बाद, लेकिन ये न्यू पेंशन स्कीम में अभी पूरी तरह से मार्केट के हाथ पे हो गया कि जो भी स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन चलेंगे उस पे आपको मिलेगा, वो भी रिटायरमेंट के बाद आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, उसमें से सिर्फ आप 40% ही रिसीव कर पाएंगे, और बाकी के पैसा आप इन्वेस्टमेंट या फंड इसके बाद आपको वो पेंशन के तौर पे दी जाएगी। साथ ही साथ एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है कि फिक्स्ड पेंशन कितनी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि ये तो स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशन पे डिपेंड हो गया कि अगर स्टॉक मार्केट सपोज करिए कि किसी ने अपना 10% कटवाया, लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली फॉल देखने को मिला, तो उसका पेंशन जो गारंटी पेंशन है वो तो है नहीं, उसको तो पता नहीं कि क्या फ्लक्चुएशन आएंगे। अगर बढ़ गया स्टॉक मार्केट तब तो चलो उसको फ़ायदा है, बट हम इस तरह से तो अनसर्टेन पे नहीं रह सकता कोई भी एम्प्लॉय की इतने दिन 60 साल उसने काम किया और उसको एक फिक्स्ड पेंशन भी ना मिले। तो इसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉय जो थे वो धरने पे भी बैठे थे, उनको ये पेंशन स्कीम पसंद नहीं आई थी, और बहुत सारी ऐसी स्टेट थी जो अब वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम के पे शिफ्ट हो गए थे। तो इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम है, और साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम में डीए भी मिलता था जो कि एडजस्टमेंट था आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसलिए न्यू पेंशन स्कीम पहले की पेंशन स्कीम से और अच्छी नहीं मानी जाएगी, खराबी थी ये। इसीलिए बहुत सारे लोगों की कई दिन से मांग थी कि ये पेंशन स्कीम को हटाई जाए और इसकी जगह पे या तो नई पेंशन स्कीम लागू की जाए या तो पुरानी पे शिफ्ट हो जाया। तो न्यू पेंशन स्कीम है जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद इफेक्ट में लाई गई थी, लेकिन अब उसको ख़त्म करके अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है। लेकिन वो न्यू पेंशन स्कीम ख़त्म नहीं की गई है, अब न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच में ऑप्शन दे दिया गया है। अब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैसे इन दो पेंशन स्कीम से अलग है इसको हम देखेंगे। तो इसमें 10 पॉइंट में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मैंने देने की कोशिश की है। ये 10 पॉइंट में आपको एक्सप्लेनेशन भी देगा, बाद में हम इसके फीचर को भी समझेंगे। तो एश्योर्ड पेंशंस आपको मिलेंगे जिसमें कि 50% जो लास्ट 12 मंथ की एवरेज बेसिक सैलरी होगी वो रिटायरी को 25 ईयर ऑफ द सर्विस के बाद से से मिलेगी। ये एश्योर्ड पेंशन गवर्नमेंट ने इस यूनिफाइड स्कीम में इंक्लूड की है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था, पहले जो एनपीएस में वो 10% एम्प्लॉय का कटता था और साथ ही साथ गवर्नमेंट का 14% था अपना कंट्रीब्यूशन, लेकिन अब ये कंट्रीब्यूशन 18.5% हो गया है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के कंट्रीब्यूशन में किसी तरह का चेंज नहीं किया गया, वो 10% ही रहेगा। यानी कि ये दोनों पेंशन स्कीम को मिला के एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। अब फैमिली पेंशन का 60% जो पेंशन है फॉर द फैमिली, इफ़ अगर कोई जो उनका एम्प्लॉयर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 60% ऑफ द पेंशन दी जाएगी। साथ ही साथ जो मिनिमम पेंशन है 10,000 पर मंथ एज अ पेंशन वो दी जाएगी, जिसका मिनिमम 10 साल तक की सर्विस है, जो कि पहले नहीं थी ये इंक्लूड। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो 10 साल भी सर्विस किया है उसको पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले डीए को इंक्लूड किया गया था, लेकिन इसमें पेंशंस लिंक्ड हो गए इन्फ्लेशन को, और जो कि कैलकुलेट होगा इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई, इंडस्ट्रियल वर्कर एआई, ऑल इंडस्ट्रियल सीपीआई वर्कर के तहत ही कैलकुलेट होगा इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। लमसम पेमेंट भी दी जाएगी, इसको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यूपीएस प्रोविजन भी होंगे। यूपीएस प्रोविजंस हैं जिसमें एनपीएस रिटायरी और इनका पीपीएफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो 10 पॉइंट्स मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अब हम फीचर देखते हैं कि आखिर कौन कौन से फीचर हैं। तो जो 50% एश्योर्ड पेंशनर हैं ये फर्स्ट पिलर है इस स्कीम का। सेकेंड पिलर जो इस स्कीम का है वो है एश्योर्ड फैमिली पेंशंस, जो 23 लाख एम्प्लॉय
जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको दी जाएगी और बेनिफिट मिलेगी इसके अंदर, यूपीएस के अंदर 23 लाख एम्प्लॉय को बेनिफिट एश्योर्ड किया जाएगा। ये सेकेंड पिलर है उसका। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय है वो दोनों स्कीम जो एनपीएस है और यूपीएस है इसमें से कोई भी ऑप्ट कर सकता है, ये चॉइस है एम्प्लॉय की। साथ ही साथ ये जो एडिशनल बेनिफिट ये स्कीम देता है, मैंने कुछ थोड़े बहुत पॉइंट आपको ऊपर बताए थे, बट अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन्फ्लेशन लिंक्ड इंडेक्सेशंस एंड एक्स्ट्रा पेमेंट इज एडिशनल टू ग्रेच्युटी। अब ये मैंने इसलिए इसको एक साथ लिखा है ताकि ये आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बेनिफिट्स इंक्लूड हैं हमारे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तो ये आप एक बार यहाँ से नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसके तीनों का कंपैरिजन भी दिखाया है, वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी। अब की फीचर क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के, तो पहला हमने देखा था ना एश्योर्ड पेंशन, जो मैंने पॉइंट वाइज देखा था, तो एश्योर्ड पेंशन में की फीचर यही है कि 50% एवरेज बेसिक पे मिलेगा लास्ट 12 मंथ के जो सैलरी है, और मिनिमम सर्विस होना चाहिए 25 ईयर्स। तो ये एश्योर्ड पेंशन एक इसकी फीचर है। साथ ही साथ जो प्रोपोर्शनेट फॉर अ लेसर ईयर ऑफ सर्विस पीरियड अप टू अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ द सर्विस, तो जो भी 10 ईयर की सर्विस होगी उनको भी एक पेमेंट मिनिमम 10,000 का दिया जाएगा। जो दूसरा पॉइंट था हमारा पिलर था वो फैमिली सिक्योरिटी, जिसमें से 60% एम्प्लॉय के पेंशन को एश्योर्ड किया जाएगा फैमिली पेंशन की तरफ में, और अगर फैमिली की जो एम्प्लॉय है उसको अगर किसी तरह से किसी प्रकार से उसकी डेथ होती है तो उसकी फैमिली को 60% उसके पेंशन मिलेगी, एश्योर्ड फैमिली पेंशन, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दी जाएगी उसको जो डिपेंडेंट हैं। अब एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, जो 10 साल के सर्विस जिन्होंने किया है उसको भी मिनिमम पेंशन एश्योर्ड किया गया है 10,000 रुपये पर मंथ, तो ये तीसरा पिलर है। चौथा है हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्सनेस, ये जो पहले मैंने आपको बताया था 10 पॉइंट में, वो इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो मिनिमम पेंशन है वो इन्फ्लेशन के तौर पे वो कैलकुलेट किया जाएगा। हमारा ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के बेस पे कैलकुलेट होगा, और वो डियरेंस एज अ डीए के जगह पे इस बेसिस पे कैलकुलेट होगा, उनको इन्फ्लेशन का एक तरह से कंपनसेशन भी मिलेगा। साथ ही साथ लमसम पेमेंट का मतलब होता है कि इनको जो एडिशनल ग्रेच्युटी है, जो मैंने आपको बताया ग्रेच्युटी होती क्या है, एट द एंड ऑफ द सर्विस कोई भी एज अ थैंक यू गिफ्ट देता है, फाइनेंशियल थैंक यू गिफ्ट है ये, तो एम्प्लॉय को मिलती है और ये रिसीव करेगा लमसम पेमेंट एट द रिटायरमेंट, और ये इक्विवेलेंट होगा 1/10 ऑफ देयर मंथली एम्प्लॉयमेंट, जिसमें पे और डीए भी कैलकुलेट होगा एज अ रिटायरमेंट डेट फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ द सर्विस। और ये आफ्टर एम्प्लॉयमेंट जो 6 मंथ है उसके बाद से ये ग्रेच्युटी को कैलकुलेट किया जाएगा, एंड दिस पेमेंट विल नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ एश्योर्ड पेंशन। तो ये ऐसा नहीं है कि एश्योर्ड पेंशन जो दी जाएगी 50% का 12 मंथ के बेसिस पे, उसको किसी भी तरह से ये अमाउंट अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो मैंने की फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ये सबका जितना अभी मैंने बताया उसको एक सम करता है सबको यहाँ पे एक पॉइंट में, तो इसको आप नोट कर सकते हैं याद करने के लिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे कि अदर फीचर्स क्या हैं, तो अदर फीचर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोविजंस है हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, वो कब अप्लाई होगी, जो पास्ट रिटायरी हैं हु ऑलरेडी सुपर एन्यूटेटेड एंड ये जितने भी जो इनके पीपीएफ रेट्स हैं इंटरेस्ट पे, उस हिसाब से उनको पास्ट पीरियड का पेड होगा। उसके साथ साथ यूपीएस अवेलेबल होगा, इसके साथ ऑप्शंस और चॉइस होगा एम्प्लॉय के पास कि वो कौन सा एनपीएस और यूपीएस में से क्या चॉइस ऑप्ट करता है। साथ ही साथ एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज नहीं किया गया है, जबकि गवर्नमेंट ने अपने कंट्रीब्यूशन 14% से 18%, 18.18% तक इंक्रीज किया है। तो ये इसका कुछ फीचर एक्स्ट्रा फीचर है। अब ये इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा हमारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो 24 अगस्त को ये अनाउंस हुआ था, बट इम्प्लीमेंट होगा ये 1/4/2024, यानी कि 1 अप्रैल से ये इफेक्टिव में आ जाएगा
जिसमें लीगल जो भी रेगुलेटरी अकाउंटिंग ये सब होंगे, ये सब किए जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें इम्प्लीमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, और ये 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट करेगा। और जो इसके आर्किटेक्चर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जो सेम आर्किटेक्ट होंगे वो डिज़ाइन किएंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी अडॉप्ट किया जाएगा। अभी स्टेट गवर्नमेंट कैन बेनिफिटेड 90 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज़ प्रेजेंटली ऑन NPS। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे। अब हम लास्टली हम देखेंगे इन तीनों के बीच के एक डिफरेंस को। तो एलिजिबिलिटी क्या है, UPS की ये सबसे पुरानी थी, उसके बाद ये आई, अब ये आई है। तो ये रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके एलिजिबल थे, लेते थे। इसमें NPS में प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया था और गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूडेड थे। अब प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अलग अलग था। अब इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, इसमें प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं है इससे एलिजिबल। जो पेंशन कैलकुलेट होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 50% लास्ट जो मंथ की सैलरी है और 25 साल की सर्विस ईयर होनी चाहिए, उससे कैलकुलेट होगा। जो NPS था इसमें मार्केट रिटर्न से कैलकुलेट होता था, और ये OPS जो हमारा था वो 50% जो बेसिक सैलरी थी उससे होता था। और यहाँ पे उनकी सर्विस डिफाइन नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पे 25 साल होनी चाहिए। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% होगा और DA सैलरी होगी, और इसमें भी 10% था और प्लस DA था। और यहाँ पे OPS में किसी भी तरह का एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन नहीं करना था। साथ ही साथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब जो जिन्होंने रखा है, तो अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये 18.5% बेसिक सैलरी पे कर दी गई है, और NPS में सिर्फ 14% बेसिक सैलरी पे थी। और यहाँ पे तो फुल कॉस्ट, यहाँ पे तो किसी भी तरह का था नहीं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल से ही दी जा रही थी पेंशन्स। अब मिनिमम सर्विस जो पेंशन है यहाँ पे 10 साल था, यहाँ पे नो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड, किसी भी तरह की मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड नहीं थी। लेकिन यूनिफाइड में अब फिर से 10 ईयर मिनिमम पेंशन कर दिया गया है। अब मिनिमम पेंशन होगा कितना, तो 10,000 होगा आफ्टर 10 साल। यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं था, और यहाँ पे DA ही इम्प्लाई हो रहा था इसके लिए, मिनिमम वेजेस के लिए वहाँ पे नहीं दी जा रही थी अलग से कोई पेंशन 10 साल के लिए। फैमिली पेंशन्स में 60% पेंशन दी गई है आफ्टर डेथ। यहाँ पे डिपेंड्स हैं ऑन रिटायरमेंट को, यहाँ पे एन्युटी प्रोवाइड की जा रही थी, यहाँ पे पेंशन्स नहीं मिल रही थी फैमिली को। लेकिन अगर हम ओल्ड पेंशन की बात करें तो यहाँ पे इनको कंट्रीब्यूट पेंशन बेनिफिट्स, फैमिली बेनिफिट भी दी जा रही थी। और एक यहाँ पे फायदा ये भी था कि यहाँ पे हेल्थ सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही थी आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट होगी, और ये 2004 के बाद से इम्प्लीमेंट हुई थी, और ये हमारा जो है ये 2004 के पहले इम्प्लीमेंट हुई थी। तो ये तीनों के बीच का ये आई होप कि आप लोगों को ये तीनों के बीच का अंतर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और ये याद रखिएगा, ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि कितनी पहले बेसिक सैलरी थी, अब कितनी बेसिक सैलरी पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। तो ये आज के लिए हमारा, आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो बहुत ही कंफ्यूजिंग थी। और थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।